मैं एनके सिंह आप सभी का हृदय के साथ में वार्म वेलकम करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा। आइए कनेक्ट होते हैं, आइए जुड़ते हैं एक शानदार क्लास से। आइए और बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। आइए एक और मजबूत कदम बढ़ाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। एनसीईआरटी की आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। आज मैराथन क्लासेस के मदद से हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 तक, जहां तक की जर्नी को अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है, उसको आज हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्लास 9 में अभी 2 चैप्टर और बचे हुए हैं। यदि आपने खूब अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो हम बीमार क्यों पढ़ते हैं, उसके बाद का 2 चैप्टर अभी बचा हुआ है, शेष है, जिसको मैं विधिवत ढंग से कल और परसों में समाप्त कर दूंगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो क्लास 9th भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके पश्चात क्लास 10th, 11 और 12 यानी कि 3 और क्लासेस बचती हैं। जो हमारा आपका प्रॉमिस था वो प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे बेहतर बनाया जाए उस दिशा में मैं लगातार कार्य करता रहता हूं। इसी वजह से जब भी 4 चैप्टर या 5 चैप्टर कंप्लीट होता है तो एक अभ्यास सेशन के माध्यम से मैं आपको और बेहतर बनाने का प्रयास करता हूं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस या अभ्यास बेहतर ढंग से नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। आप सभी ये जानते हैं कि आप लाख आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ लें, लेकिन जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं तब तक आप कभी भी तैरना सीख नहीं सकते हैं। तैरने के लिए या किसी भी कार्य में निपुण होने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ समझा, लेकिन जब आप उसको प्रश्नों के रूप में देखते हैं तो वो बहुत अलग होता है। जैसे आपने क्लास 9 तक के चैप्टर को कवर किया। आइए कनेक्ट होते हैं इस क्लास से और प्रश्न को देखिए और समझिए। बहुत शिद्दत के साथ में आज का ये सेशन मैं लूंगा। कॉपी पेन को लेकर के बैठिएगा, कॉपी पेन को लेकर के बैठिएगा और जो जो बातें मैं बोलता चल रहा हूं उसको भी लिखते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। पीडीएफ नहीं आई है, ठीक है। पीडीएफ जितने भी लोग शिकायत कर रहे हैं सर पीडीएफ नहीं आई है, वो पीडीएफ क्लास समाप्त होने के पश्चात आप सभी लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। पिछली भी क्लास का और आज की क्लास का। चलिए का नंबर है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर करेंगे। मैंने प्रयास किया है कि इस सेशन में आसान सवालों को भी और कठिन सवालों को दोनों को मैंने तवज्जो दिया है बराबर रूप से। इस वजह से इन सारे प्रश्नों को आप समझिएगा और केवल प्रश्न के उत्तर जानने में दिलचस्पी आपकी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस बात को लेकर के आप ज्यादा गंभीर रहें कि इस प्रश्न का जो मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा वो मेरे द्वारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। पहला क्वेश्चन है, इन डिजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी कि मरुस्थली जो पादप होते हैं जल ह्रास की दर में कमी लाते हैं। जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके शरीर से अधिक मात्रा में जल निकल जाए। तो इनमें से ऐसी कौन सी उनके शरीर में ऐसी संरचना है जो इसमें हेल्प करती है? क्यूटिकल या स्टोमेटा या लिग्निन या सुबेरिन। और ये चारों के चारों ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत ढेर सारे लोग उत्तर देना शुरू कर चुके हैं, बहुत ढेर सारे लोग उत्तर देना शुरू कर चुके हैं और लगभग लोगों का उत्तर बी आ रहा है। और जितने भी लोग बी उत्तर कर रहे हैं सबका उत्तर एक साथ में गलत है। सही उत्तर हमारा है क्यूटिकल यानी कि उपत्वचा। सही उत्तर हमारा क्या होगा? क्यूटिकल यानी कि उपत्वचा। अब यहां से एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। ये जो क्यूटिकल होता है ये बना किसका होता है? ये बना होता है क्यूटीन का। क्यूटीन नामक एक संरचना से ये निर्मित होता है। दूसरी बात ये याद रखना, ये जो उपत्वचा या क्यूटिकल होता है ये एक जल प्रतिरोधी संरचना होती है। यह एक जल प्रतिरोधी संरचना होती है। यह क्या करती है? प्लांट, जैसे ये मरुस्थल में उगने वाला प्लांट है तो इस मरुस्थल पे उगने वाले प्लांट के
जस्ट बाहरी त्वचा पर ये क्यूटीन से बनी हुई क्यूटिकल की परत पाई जाती है। और ये क्या होती है, ये जल प्रतिरोधी होती है। जल प्रतिरोधी का मतलब ये होता है यह जल को बाहर नहीं निकलने देती। इसी वजह से मरुस्थल में इन उगने वाले पौधों में जल का ह्रास कम होता है, यह बात याद रखना। और जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं जो डिजर्ट में उगते हैं, याद रखना, इसको विज्ञान की भाषा में हम क्या नाम देते हैं, इसको विज्ञान की भाषा में हम जीरोफाइट कहते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं, इसे विज्ञान की भाषा में जीरोफाइट कहते हैं। यह भी बात याद रखना। जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। स्टोमेटा, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, जिसको आप हिंदी में रंध्र कहते हैं, रंध्र। रंध्र के दो उपयोग याद रख लेना। रंध्र जो होता है ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायता करता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायता करता है। सामान्यतः यह पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। और याद रख लेना, इसी की सहायता से वो रिस्पायरेशन भी करता है, इसी की सहायता से वो श्वसन का कार्य भी करता है। इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है। इसकी बात याद रख लेना, लिग्निन। लिग्निन क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लिग्निन प्लांट के फलों में पाया जाने वाला एक ऐसी संरचना होती है जो प्लांट को मजबूत बनाती है, प्लांट को कठोर बनाती है। यदि आपको बेहतर ढंग से याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था कोलेनकाइमा, याद है कि नहीं याद है, कोलेनकाइमा याद है कि नहीं। हिंदी में इसको बोला था दृढ़ ऊतक, हिंदी में इसको बोला था दृढ़ ऊतक। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि नाशपाती क्यों कठोर होता है या नारियल की बाहरी त्वचा क्यों कठोर होती है, तो मैंने कहा था कोलेनकाइमा की वजह से। अरे भाई, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा तीन था ना, तो याद रख लेना। हाँ, याद रख लेना। तो ये बात याद रख लेना, यहां पे सॉरी कोलेनकाइमा नहीं, ये स्क्लेरेनकाइमा होगा, स्क्लेरेनकाइमा होगा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की वजह से ये क्या होता है, ये कठोर होता है। तो उस स्क्लेरेनकाइमा के निर्माण में ये लिग्निन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सुबेरीन क्या है, सुबेरीन कार्क से निकलने वाला, कार्क से मोम के जैसा निकलने वाला एक चिपचिपा पदार्थ होता है, मोम के जैसा निकलने वाला एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो सही उत्तर तो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर तो हो जाएगा हमारा क्यूटिकल। लेकिन इससे संबंधित जो भी बातें मैंने यहां पे बताया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानते रहना, समझते चलना। क्लियर पॉइंट। हाँ, शंकर लाल वर्मा कह रहे हैं पीसीएस, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जो लोग भी मेरे साथ में क्लास में बने रहे होंगे उनको मेरी बातें बड़े अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट आर, यानी कि विभज्योतक ऊतक जो होते हैं प्लांट में जो पाए जाते हैं वो स्थानीकृत एवं अस्थायी होते हैं। कुछ भागों तक वे सीमित नहीं होते हैं, स्थानीकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं से बने होते हैं। और आपको बताना है कि परिणाम में बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मेरिस्मेटिक टिश्यू के संदर्भ में। मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं कि आपको सवाल थोड़े से कठिन मिल रहे होंगे, लेकिन याद रख लेना, इन्हीं कठिनाइयों से दो चार करके, इन्हीं से आप फाइट करके आप और भी ज्यादा कुशल होते चले जाएंगे। अगर आप अच्छे योद्धा से ट्रेनिंग लेंगे, अच्छे वीरों से लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपके भी अंदर उसी प्रकार की वीरता की भावना आएगी, उतना ही बेहतर आप भी होते चलेंगे। याद रखना, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा स्थानीकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं से बने होते हैं, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल से बने होते हैं ये मेरिस्मेटिक टिश्यू। मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको समझाया है कि ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एपिकल, दूसरा होता है लेटरल और तीसरा मैंने बताया था इंटरकैलरी। इंटरकैलरी अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको शीर्षस्थ कहते थे,
जो पौधों की क्या करता था, लंबाई में वृद्धि करता है। और पौधे जब लंबाई में वृद्धि करते हैं तो ऐसी वृद्धि को विज्ञान की भाषा में प्राथमिक कहते हैं। लेटरल जो है, याद रखना, पार्श्वी विभज्योतक ऊतक एक ऐसा विभज्योतक ऊतक होता है जो पौधों की क्या करता है, पौधों की चौड़ाई में वृद्धि करता है। और याद रख लेना, पौधों की चौड़ाई में होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। और इंटरकैलरी मैंने आपको बताया कि ये कुछ विशेष प्रकार के पौधों में पाया जाता है। और जब जानवर किसी पौधे को कट कर देते हैं, काट देते हैं, या फिर पौधे के ऐसे हिस्से जिनको काटने पर वो दोबारा उगाते हैं, ऐसी जगहों पे इंटरकैलरी पाया जाता है। जैसे कि घास में, मक्का में, बाजरा में, बरसीन में, इन सब में इंटरकैलरी क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। इसी वजह से इन पौधों को काटने के पश्चात भी नई नई शाखाएं पुनः क्या कर लेती हैं, जन्म ले लेती हैं। तो आशा करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा कि वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, यानी कि ऐच्छिक पेशियां कहां पे पाई जाती हैं, हमारे आहार नाल में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे लिम्स का मतलब होता है जिसमें हाथ और पैर आते हैं, और आंख की परितारिका में यानी कि आइरिस में, या फिर फेफड़ों की श्वासनी में यानी कि ब्रोंकी ऑफ लंग्स में, किसमें ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। ये तो आसान सा सवाल है, सभी लोगों को इसका उत्तर सही देना चाहिए। 3 प्रकार की पेशियां मैंने पढ़ाया था, एक ऐच्छिक होता है, दूसरा अनैच्छिक होता है, और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। आई रिपीट, पहला होता है ऐच्छिक, दूसरा होता है अनैच्छिक, और तीसरा होता है क्या, तीसरा होता है हमारा हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशियां जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करें, और ऐच्छिक पेशियां किसके अंतर्गत आएंगी, लिम्स के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि लिम्स में ही कौन आता है, लिम्स में ही हाथ और पैर आते हैं। हाथ और पैर, हम अपने हाथों को जब चाहे तब उठाने का प्रयास कर सकते हैं, ये ऐच्छिक है। हाथ में टोटल 60 अस्थियां पाई जाती हैं, पैर में भी टोटल 60 अस्थियां पाई जाती हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लिम्स बोन इज 120, 120 अस्थियां पाई जाती हैं लिम्स में। ये बात याद रखना, याद रखना। लेकिन ये सारी जो है, ये सारी ए और सी और डी में जो ऑप्शन दिया गया है, ये सब अनैच्छिक हैं। ऐसा नहीं है कि आपने भोजन कर लिया और उसके पश्चात आप किसी से नाराज हो गए तो आप कहेंगे जाओ अब खाना हम नहीं खाएंगे, ये आपकी इच्छा पर है। लेकिन अगर भोजन चला गया आपके अंदर तो उसका पाचन होकर के ही रहेगा। याद रख लेना, वो अनैच्छिक फंक्शन है, वो नॉन वॉलेंटरी फंक्शन है, वो अनैच्छिक मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है, इसी वजह से उनको हम अनैच्छिक कहते हैं। आंख की जो आइरिस होती है, याद रख लेना, आइरिस से संबंधित बहुत ढेर सारे तथ्य मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि आइरिस क्या होता है। मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि हमारे जो आंखों का रंग होता है, आंखों का रंग, आंखों का जो रंग होता है वो किसकी वजह से जिम्मेदार, आंखों का जो रंग होता है वो आंखों का रंग कौन कंट्रोल करता है, यही तो आइरिस ही तो करता है। और मैंने आपको यह भी बताने का प्रयास किया था कि जो आई स्कैन होता है वो किसकी वजह से होता है, इसी आइरिस की वजह से होता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। और साथ ही साथ प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल भी करने का कार्य कौन करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित, प्रकाश की मात्रा यानी कि हमारे आंखों में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा वो आइरिस ही तय करता है। तो आइरिस से संबंधित ये 3 बातें तो जरूर याद रखना कि आई स्कैन करते समय हम आइरिस को स्कैन करते हैं, आंखों के रंग में आइरिस जिम्मेदार होता है, और प्रकाश की मात्रा को भी यही आइरिस निर्धारित करता है। याद रख लेना, बाकी ब्रोंक्यूल्स भी याद रख लेना, ये भी अनैच्छिक मांसपेशियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सही उत्तर हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और उत्तर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनस इन नेचर, यानी कि आपको यहां पे बताना है कि इनमें से समांगी प्रकृति का कौन है, ऐसा कौन है जो समांगी प्रकृति का है। हाँ बिल्कुल माई मैजिक जी,
कमेंट्स करके बताइए इनमें से समांगी प्रकृति का कौन सा इसमें से है? समांगी और विषमांगी, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मैंने आपको बताने का प्रयास किया था समांगी में जो होता है, जो विलेय के कण होते हैं वो हर जगह पर समान होते हैं, समान होते हैं। और विषमांगी में क्या होते हैं, वो हर जगह पे असमान होते हैं। और समांगी में एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, लेकिन विषमांगी में अलग अलग प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। आप सभी लोग उत्तर दे रहे हैं। सचिन जी डी उत्तर कर रहे हैं, चंचल, मनीष, अलेक्जेंडर, सोनम, न्यासा, बहुत बढ़िया, हिमांशु, ठाकुर, मिष्टी, अलख, अनु, सबका मालिक, एक, मिहिर, बहुत बढ़िया, तमन्ना, प्राची, कंचन, बंटी, बहुत ढेर सारे लोग उत्तर दे रहे हैं। सबका उत्तर अलग अलग आ रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी याद रख लेना। यहां पे बर्फ के विषय में आप जो है दिमाग में लाइए बर्फ, और साथ ही साथ आप लाइए वायु। वायु जो है विभिन्न गैसों का एक समांगी मिश्रण होता है। इसको आप याद कर लो, आप याद कर लो कि वायु क्या होता है, विभिन्न गैसों का एक कैसा मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। और बर्फ में अगर आप देखोगे तो इसमें एक ही प्रकार के पदार्थों से यह मिलकर के निर्मित होता है। लेकिन एक मिट्टी जिसमें ह्यूमस आप कहते हैं, आप देखिएगा मिट्टी में तो बहुत ढेर सारी चीजें मौजूद हैं। इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन भी है, इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व भी मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। अभिनव अपने क्वेश्चन को बचा कर रखो बाबू, जब क्लास समाप्त होगी तो मैं क्वेश्चन जो है आपके ले लूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी यहां पे समझिएगा, तो मृदा जो है याद रखना, सॉइल जो है और लकड़ी एक प्रकार का हेट्रोजीनस का मिक्सचर के अंतर्गत आता है। सही उत्तर हमारा होगा ए और 4 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा जीव होता है जिनमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। 2 चैम्बर किस में पाए जाते हैं? मगरमच्छ में, मछली में, या पक्षी में, या उभयचर में? चैम्बर की बात हो रही है, हृदय की बात नहीं हो रही है। किसमें 2 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है? मैंने आपको पढ़ाया है, इसको इसी तरीके से याद करने की कोशिश करिएगा। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं उसी तरीके से याद करने की कोशिश करिएगा कि भाई देखो, सबसे पहले दिमाग में लाओ क्या? सबसे पहले दिमाग में लाओ जलीय जीव, यानी कि मछली। मछली है ना, जलीय जीव यानी कि मछली। तो मछली से जीवन का उदय होता है। फिर मछली क्या होगी, जब जमीन पे आएगी तो ऐसे जीव बनेंगे जो जल और थल दोनों में रहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उभयचर। और उभयचर के पश्चात जो है धीरे धीरे पूरी तरीके से स्थलीय जीव आ जाएंगे, जिनमें मनुष्य आ जाएगा, और कुछ जीव होंगे जो उड़ने लगेंगे, इसमें पक्षी वर्ग आता है। याद रखना, मछली में 2 चैम्बर होते हैं, उभयचर में याद रखना 3 चैम्बर होते हैं, और मनुष्य और पक्षी में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन उभयचर में मैंने आपको पढ़ाया है, उभयचर में याद रखना जो मगरमच्छ होता है, जो मगरमच्छ और घड़ियाल होता है, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। और याद रखना यहां पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट करके, कि जो तेल चट्टा होता है, तेल चट्टे में याद रख लेना 13 चैम्बर पाए जाते हैं इसके हृदय में। कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 13 चैम्बर पाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 2 पूछा गया है तो 2 का उत्तर हमारा क्या होगा? 2 का उत्तर हमारा होगा मछली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, हाँ, तो ये इतनी बातें याद रख लेना। तो मनुष्य में और पक्षी में 4, उभयचर में 3, मछली में 2, घड़ियाल और मगरमच्छ में 4, और तेलचट्टे में, कॉकरोच में याद रख लेना ये 13 चैम्बर होते हैं। इतनी बातें क्लियर रखना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? मैंने आपको पढ़ाया था, एक कार्डेटा वर्ग होता है, एक नॉन कार्डेटा वर्ग होता है, और मैंने वहां पे पढ़ाया था कि 9 संघ होते हैं, ऐसे संघ जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें क्या होती हैं? रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं।
और उन 9 संघों में से आप बताइए कि किसमें कैल्शियम के कार्बोनेट से बनी हुई संरचना या कंकाल पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा या फिर निमोटोडा? सही उत्तर करके बताने का प्रयास करिएगा। सही उत्तर देखिए, आपने एक जीव पढ़ा होगा, ये जीव को जरूर आप याद रखना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्चीन। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है आर्चीन। आर्चीन, आर्चीन एक प्रकार का समुद्री जीव है जो कि इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। और याद रख लेना, इकाइनोडर्मेटा और फिर सुनना, इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का। दिमाग खोल के सुन लो, ऐसे ही सवाल गलत करते रहोगे। पढ़े लिखे हो सब, सारी बातों को मैंने लिखाया है, जा करके देखना वहां पर। एनसीईआरटी में जहां पे मैंने पढ़ाया है उसको अंडरलाइन भी मैंने किया है, जाके देखो वहां पे, अंडरलाइन भी मैंने किया है वहां पे। इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का, दो बातें याद रखना। ये सवाल जो है मोलस्का संघ के जीवों के लिए भी एप्रोप्रिएट है, जिसमें घोघा आता है, सीपी आता है और इकाइनोडर्मेटा के भी अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना होगा और ये कई बार सवाल पूछा गया है। और लोग अगर इसमें मोलस्का देता ना, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप सभी लोगों में से सभी लोग उत्तर करते मोलस्का। इसी वजह से मैंने मोलस्का को ऑप्शन में नहीं दिया है। सही उत्तर हमारा क्या होगा? इकाइनोडर्मेटा। याद रख लेना। आर्थ्रोपोडा के विषय में याद रखना। अगर सवाल ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा, है ना, आर्थ्रोपोडा होता है। और निमोटोडा के अंतर्गत गोल कृमि नामक जीव आता है। गोल कृमि नामक जीव आता है, ये भी याद रखना। गोल कृमि नामक जीव आता है, ये भी बात याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? आसान सा सवाल है, अब इसको गलत मत करिएगा। मॉर्गन ने, या फिर R.H. व्हिटकर ने, या फिर कैरोलस लीनियस ने, या फिर अर्नेस्ट हैकल ने? किसने? आपको बताना है कि 5 जगत का सिद्धांत दिया। 5 जगत मतलब समझते हैं, 5 किंगडम। 5 किंगडम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? 5 किंगडम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जिसमें यह बताया गया कि जंतु जगत को 5 वर्गों में बांटो। पहला कौन सा था? मोनेरा। दूसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। दूसरा कौन सा था? दूसरा था प्रोटिस्टा। तीसरा कौन सा था भाई? तीसरा था फंजी यानी कि कवक। और चौथा कौन सा था? प्लांटी। प्लांटी यानी कि जिसमें पौधे आते हैं। और पांचवा जो वर्ग था वो एनिमिलिया था। एनिमिलिया यानी कि जो कि जंतु वर्ग था, जंतु वर्ग था। ये 5 किंगडम देने का जो श्रेय है वो R.H. व्हिटकर को जाता है। बहुत बढ़िया, R.H. व्हिटकर को जाता है, याद रखना। कैरोलस लीनियस का नाम आप याद रखेंगे। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति के जनक कहा जाता है इन्हें। द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, जिसमें इन्होंने कहा जीनस और स्पीशीज मिलकर के किसी भी जीव के, जंतु एनिमल नेम का जो है निर्धारण करते हैं, जंतु नाम का निर्धारण करते हैं। तो ये कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम है लीनियस। हैकल का नाम आपने सुना है? हैकल का नाम कमेंट्स करके बताइएगा। अर्नेस्ट हैकल, हैकल जो है इन्होंने क्या किया था? कोई है जो हमको बताएगा हैकल ने क्या किया था? हैकल ने क्या किया था? अर्नेस्ट हैकल तो अलग चीज हो गए, लेकिन हैकल ने क्या किया था? हैकल वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लास्टिड की खोज किया था। हैकल, हैकल वो वैज्ञानिक हैं, याद रखना, जिन्होंने प्लास्टिड की खोज किया था। प्लास्टिड की खोज यानी कि लवक की खोज किया था, लवक की खोज। आगे चलकर के सिंपल इसी लवक को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, वर्डी और अवर्डी और जो है हरित लवक। ठीक है, लेकिन हैकल का नाम याद रखना, प्लास्टिड। मैं जानता हूं कि आप लोग जो इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, याद रखना, इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था, वो अलग बात है। यहां पे हाँ, इसको याद रख सकते हो, कहीं गलती हो सकती है आपसे, तो इसको यहीं पे याद रख लो। इसको यहीं पे याद रख लो कि इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल याद रखना। और अगर इकोसिस्टम कहा जाए,
अगर इकोसिस्टम कहा जाए तो याद रखना ये टंसले ने, ये किसने किया था? टंसले ने। तो टंसले ने क्या किया था? इकोसिस्टम की खोज किया था। और अर्नेस्ट हैकल ने, याद रखना, इकोलॉजी शब्द का और प्लास्टिड की भी खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? नहीं दिया गया है, याद रखना। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि इनमें से आपको यह बताना है कि किसमें सुपरिभाषित केंद्रक नहीं है। नील हरित शैवाल में, डायटम में, शैवाल में या ईस्ट में, किसमें नहीं पाया जाता है? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ये चारों ऑप्शन पे मैं डिस्कशन अभी करने वाला हूं, लेकिन आप बताइए। हाँ, याद रखना, ये नील हरित शैवाल जो होता है ये मोनेरा जगत के अंतर्गत पाया जाने वाला जीव है, मोनेरा। और मोनेरा एक ऐसा जीवों का संघ है, एक ऐसा जीवों का वर्ग है, याद रख लेना, जिसमें केंद्रक सुपरिभाषित नहीं होता है, यानी कि केंद्रक विकसित अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी कि केंद्रक इसमें बताया ही नहीं जा सकता है। तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उन सभी में याद रख लेना केंद्रक नहीं पाया जाता। और केवल इसका नील हरित शैवाल एग्जाम्पल नहीं है, इसी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा भी आता है, इसी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा भी आता है, इसी के अंतर्गत बैक्टीरिया भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है। याद रख लेना, ये मोनेरा जगत के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों में सुपरिभाषित केंद्रक नहीं पाया जाता। डायटम्स के विषय में दो तीन बहुत खास बातें हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण खास बात यह है कि डायटम्स भी एक प्रकार का क्या है? शैवाल है, शैवाल है। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन का लगभग 20 से 30% जो ऑक्सीजन हमको प्राप्त होता है, इसी डायटम्स नामक शैवाल से प्राप्त होता है। आपकी पृथ्वी पर अभी भी सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन देने का श्रेय है वो किसे है? तो याद रख लेना, वो डायटम्स को है। यह सवाल पूछा गया है। शैवाल के विषय में आप जानते ही हैं कि शैवाल जो होता है एक ऐसी संरचना होती है जो प्रकाश संश्लेषण करने में समर्थ होती है। और याद रखना, इसकी अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, यह भी बात आप याद रखना। ईस्ट याद रख लेना, एक प्रकार का कवक है। ईस्ट क्या होता है? एक प्रकार का कवक है। और जब कवक का अध्ययन किया जाता है तो माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी। और ईस्ट जो होता है एक ऐसा कवक है जो किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन करता है। और फर्मेंटेशन करके क्या करता है? एल्कोहल का निर्माण करता है। क्या करता है? एल्कोहल का निर्माण करता है। तो एल्कोहल किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार होता है? किण्वन के द्वारा। किण्वन की प्रक्रिया में या एल्कोहल के निर्माण में कौन सा कवक पार्टिसिपेट करता है? उत्तर आप करेंगे ईस्ट नामक कवक। और किण्वन जो होता है, याद रखना, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला एक रिस्पायरेशन होता है। तो ये सारी बातें याद रख लेना। हमें लगता है कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी। एक बार सभी लोग थम्स अप करके हमको बताएं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ हो तो बताएं। आगे बढ़ते चलें। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है प्रैक्टिस करके, नए नए क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे हैं, बहुत ढेर सारी गलतियां भी कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। हमें लग रहा है कि निश्चित रूप से आप सीख रहे हैं। और अगर ऐसे सवालों को आपने कर लिया तो विश्वास मान के चलिएगा कि इससे कठिन सवाल आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? याद रखना। हाँ, याद रखना, अगर कोई सरल रेखीय पथ पे इसी के अनुदिश त्वरित गति से अगर चल रहा है तो कौन सा इसमें से कथन सही नहीं होगा? इसकी चाल परिवर्तित होती रहती। क्वेश्चन को देखिएगा, इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। भाई, अगर त्वरित गति से कोई भी पिंड चल रहा है तो उसका मतलब ही होता है कि उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा होगा, तभी तो वो त्वरित है।
पहली चीज। उसका वेग क्या होगा? सदैव परिवर्तित होगा। सिंपल सी बात है, जब वह चलेगा त्वरित गति से तो जाहिर सी बात है उसका वेग क्या होगा? उसका वेग हमेशा परिवर्तित होगा। ठीक है, यह सदैव पृथ्वी से दूर भागता है, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। तो बल तो कार्य करता ही है, फ्रिक्शन कार्य करेगा, और भी बहुत ढेर सारे बल कार्य कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ये सही नहीं मालूम चलता है। क्यों नहीं? क्योंकि यह पृथ्वी से दूर कहां भागेगा? सरल रेखीय गति तो वहीं पर होगा ना, सरल रेखीय गति तो उसी पृथ्वी पर होगा, तो पृथ्वी से दूर कहां भागेगा? तो याद रख लेना, इसमें इस तरीके के कोई भी ऑप्शन या इस तरीके की कोई बात नहीं की गई है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया, आपने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के 3 गति के नियम है, जिसमें से ये तीसरा गति का नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और जिस नियम के अनुसार न्यूटन महोदय ये कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या लगती है? प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या लगती है? प्रतिक्रिया लगती है। अब आपको हमको ये बताना है, समझाना है कि सदैव एक ही वस्तु पर लगती है या सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, कि इनके परिणाम व दिशाएं समान होती हैं, या किसी भी वस्तु पर वे एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करती हैं। तो मैंने अभी अभी डिफिनीशन आपको बता ही दिया, अभी अभी मैंने डिफिनीशन आपको बताया कि किसी वस्तु पर लगने वाली जो क्रिया होती है उसी के बराबर परंतु विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया कार्य करती है, इसी को एक्शन और रिएक्शन का नियम कहा जाता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तो याद रखना, ये भिन्न भिन्न वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में क्या होती है? कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि फुटबॉल का खेल में कोई गोल रक्षक जो होता है, जो गोल को बचाता है, वो तीव्र गति से आ रही गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे की ओर धकेलता है। आपको बताओ ऐसा करके वो क्या करना चाहता है? आपने न्यूटन के तीनों नियम पढ़े हैं, उन्हीं तीनों नियमों में से कोई न कोई ऐसा नियम होगा जो ये कहता है कि जब तुम गेंद को पकड़ना तो अपने हाथ को पीछे कर लेना, या तीव्र गति से कोई आ रही वस्तु को पकड़ना तो उसके हाथ को अपने पीछे कर लेना, क्योंकि उस वस्तु में होगा संवेग, और संवेग क्या करता है? बल उत्पन्न करता है, हाथ में चोट लग सकती है। तो याद रखना, बाल पर अधिक बल लगा पाता है, बाल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है, संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि कर पाता है, या संवेग परिवर्तन की दर में क्या लाता है? कमी लाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? संवेग परिवर्तन की दर में क्या लाता है? कमी। यह होगा कि बाल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम करता है। दोनों में से सही उत्तर को चुनाव करके हमको बताने का प्रयास करिए। दोनों ऑप्शन एकदम बेहतरीन लगते हैं, लेकिन याद रखना, इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। याद रखना, पूछा है पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके गोल रक्षक क्या करता है? अपने हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है। संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है, वो तो ठीक है, संवेग परिवर्तन करेगा निश्चित रूप से, संवेग परिवर्तन की दर में कमी लाएगा, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो सबसे एप्रोप्रिएट उत्तर होगा, सबसे एप्रोप्रिएट उत्तर होगा, याद रखना, वो ऑप्शन बी होगा। जब भी इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई दें जिनमें से दो उत्तर हो सकते हैं, तो आप सबसे एप्रोप्रिएट उत्तर का चुनाव करेंगे कि इसमें से सबसे सुटेबल कौन सा है। तो इसमें सबसे सुटेबल होगा कि हाथ में चोट लगने की कारण ही वो अपने हाथ को पीछे खींच रहा है। याद रखना, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किसी पिंड का जो जड़त्व होता है, यानी कि इनर्शिया जो होता है, उसकी चाल को बढ़ाता है या उसके चाल को कम करता है, या उसकी गति अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, या फिर घर्षण के कारण अवमंदित करता है। सही उत्तर का चुनाव करेंगे।
आपको इनर्शिया पढ़ाया है, जड़त्व पढ़ाया है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व हमने आपको पढ़ाने की कोशिश किया है कि वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहने का प्रयास करता है, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक स्थिति में बने रहने का गुण, वस्तु का प्रारंभिक स्थिति में, वस्तु का प्रारंभिक स्थिति में बने रहने का गुण, वस्तु का प्रारंभिक स्थिति में बने रहने का जो गुण होता है, याद रखना, इसी गुण को विज्ञान की भाषा में जड़त्व कहते हैं। और यहां पर एक नियम जरूर आपको याद होना चाहिए कि ये जो जड़त्व होता है, ये जड़त्व द्रव्यमान के यानी कि मास के क्या होता है? समानुपाती होता है। द्रव्यमान के क्या होता है? द्रव्यमान के समानुपाती होता है, याद रख लेना। यानी कि द्रव्यमान जितना बढ़ेगा उतना ही, याद रख लेना, जड़त्व भी क्या होगा? जड़त्व भी बढ़ेगा। मैंने आपको पढ़ाया है कि जड़त्व किसी भी वस्तु का ये निर्भर करता है सीधे सीधे तौर पे द्रव्यमान पे। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। याद रखना, मैंने आपको बताया है कि जड़त्व जो होता है वह उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का वो हमेशा क्या करता है? विरोध करता है। अगर सर जी वो गति का जड़त्व है, हाँ समझो इस बात को कि क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़त्व, किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है? वो गति का अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर वो गति में चल रहा है या वो स्थिर है तो उसकी गति को हमेशा वो क्या करेगा? परिवर्तन का विरोध करेगा, हमेशा गति के परिवर्तन का विरोध करेगा। अगर वो विरामावस्था में है तो उसको विरामावस्था में रहने देगा, अगर वो चलना चाहता है, गतिमान अवस्था में है तो उसको गतिमान अवस्था में बने रहने का कार्य करता है। सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है क्या? बताओ, हो सकता है कंफ्यूजन हो आप लोगों को, तो जब तक कंफ्यूजन रहेगा तब तक मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। जड़त्व तो यही होता है ना कि अगर कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में हमेशा बना रहना चाहता है तो गति में क्या करेगा? वो प्रतिरोधित करता है, क्योंकि इनमें से ऑप्शन देखो, घर्षण के कारण अवमंदित करता है नहीं, उसकी चाल को कम करता है नहीं, चाल को तो कम करेगा, ये बात तो सही है, लेकिन ये पिंड का जो जड़त्व होता है वो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को क्या करता है? वो प्रतिरोधित करने में सबसे महत्वपूर्ण है। गति का जड़त्व है या विराम का, ये कहां क्लियर है प्रश्न में? अरे भाई, किसी पिंड का जो जड़त्व है वो इस ऑप्शन इसको क्लियर कर रहा है कि वो गति अवस्था में है, वो ऑप्शन क्लियर कर रहा है। कई बार प्रश्न की मदद से सही उत्तर तक नहीं पहुंचा जाता है, इसके ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि उसकी चाल को बढ़ाता है। ये जड़त्व हो सकता है क्या? ये हो सकता है। एक एक करके काटने का प्रयास करो। कई बार क्या होता है, एलिमिनेशन थ्योरी चलती है, उसकी चाल को कम करता है। ये तो क्या है? ये तो घर्षण है ना, ये घर्षण है, और घर्षण के कारण, ये घर्षण की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो अगर ए, बी और डी नहीं होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है अभिनव, सिंपल सी बात है, ये गति में जो स्थित पिंड है उसकी बात हो रही है। हां या ना बोलो अब हां या ना बोलो, जल्दी से, फटाक से कमेंट्स करके जल्दी से बताओ। अगर आप ए और सी और डी नहीं होगा तो अब आप ये क्लियर कर लिए कि जो पिंड चल रहा है वो गतिमान स्थिति में है, यानी कि गति का जड़त्व की बात हो रही है। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ जाएं? ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है। कभी आप भी उछालिएगा, ट्रेन चल रही हो, हां कभी ट्रेन चल रही हो और आप ऐसे सिक्का उछालिए, तो एक यात्री है वो गतिमान रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, तो वो क्या है? वो सिक्का क्या होता है? उसके पीछे गिर जाता है। अब इसका अर्थ क्या होगा? रेलगाड़ी त्वरित हो गई है, एक्सेलरेटेड हो गई है, या एक समान है, या अवमंदित है, या वृत्ताकार पथ पर अनुदिश है। सही उत्तर क्या होगा? अब सवाल को सोचो और उत्तर करने का प्रयास करो। अभी तक मैंने आपको यही समझा रहा था, यही बता रहा था कि अभी तक जो आपने कंटेंट पढ़ा है उससे बहुत अलग स्थिति होती है जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, उससे बहुत अलग स्थिति होती है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो।
क्योंकि अब आप वास्तविक स्थिति में युद्ध मैदान में हैं। सही उत्तर क्या होगा? आहा, बहुत लोग उत्तर कर रहे हैं ए। ठीक है, ए उत्तर कर रहे हैं। अगर एक समान रहेगी, समझो मेरी बात को, जैसे गति ट्रेन है, ये ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है, और तो आप भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हैं। आपने सिक्का फेंका तो वो जिस स्थिति में था वो भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ऊपर गया। तो अगर वो एक समान रहेगा तो याद रख लेना उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, झम से आकर के गिरेगा वहीं पे। अगर सिक्का गया ऊपर, देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से था, आपने सिक्के को ऊपर किया तो सिक्का 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही गतिमान होकर के ऊपर गया था। लेकिन अब ट्रेन ने क्या कर दिया, 40 से 41 कर दिया। 40 से क्या कर दिया, 41 कर दिया। यानी कि ट्रेन क्या हो गई, त्वरित हो गई, एक्सेलरेटेड हो गई। एक्सेलरेटेड यानी कि उसने अपनी चाल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जब चाल को बढ़ा दिया तो सिक्का तो गया था 40, लेकिन हम चल रहे हैं कितना, 41। सिक्का गया था 40, हम चल रहे हैं क्या, 41। और इस वजह से सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक समान है। ये गलत है, त्वरित होगा। और त्वरित में भी क्या होगा, याद रख लेना, गति तेज होगी। गति ट्रेन की तेज होगी। गति ट्रेन की क्या होगी, गति ट्रेन की तेज होगी। गति ट्रेन तेज की होगी। मंदित होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। मंद हो जाएगा तो ट्रेन जो है उसका कोई मतलब ही नहीं है। वृत्ताकार पथ पे होगा तो वो साइड में जाकर के गिरेगा। सही उत्तर हमारा क्या होगा, त्वरित होगी। समझे कि नहीं समझे? ऐसे सवाल पूछा जाता है, और ऐसे सवाल पूछा जाएगा, दिमाग ऐसे पकड़ लोगे ऐसे बाल कि अरे सर ऐसे भी सवाल हो सकता है क्या। समझे? अगर 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जिस भी गति से अगर सिक्का उछालोगे उसी गति से वो ऊपर जाएगा। और अगर आप उसी गति से गतिमान हैं और ट्रेन और सिक्का भी, तो वो आकर के पैरेलल गिरेगा। ठीक है, स्पीड को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। पाथ समझ गया। रॉकेट रॉकेट बताओ भाई, रॉकेट किस नियम पर उड़ता है? यही सवाल पूछा गया था बीपीएससी में। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर, कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर, कि संवेग के संरक्षण के नियम पर, या फिर वेग के संरक्षण के नियम पर? कमेंट्स करके बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा भाई जल्दी से। हाँ, अचानक बढ़ा दिया, मेट्रो ट्रेन रही होगी, ठीक है, या वंदे भारत ट्रेन रही होगी, फटाक से स्पीड में आ गया होगा। ठीक है, चलो कमेंट्स करके बताओ। रॉकेट क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है, पहला पॉइंट। ये तो आसान सा सवाल है। तीसरे नियम पर कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। और याद रखना, ये रॉकेट जो होता है ये संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। और क्या तुम्हें याद है P इज इक्वल टू क्या होता है? यानी कि ये संवेग को P से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब होता है m इंटू वी। यानी कि जब कोई वस्तु द्रव्यमान में है और उस पे v वेग है, तो याद रख लेना उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संवेग। और संवेग एक प्रकार की कैसी राशि होती है, याद रखना, संवेग एक प्रकार की सदिश राशि होती है। और इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, यम, यानी कि द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, और यहां पे वी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर क्या पर सेकेंड। ठीक है, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये संवेग का मात्रक। संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है। संवेग है क्या, तो हमने आपको बताया है यम इंटू वी जो होता है वो संवेग कहलाता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो होता है उड़ान भरता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है और जवाब देने वाले को क्लैपिंग मेरे तरफ से किया जाएगा। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन है। जल में पूरा डुबोने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन होता है। तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार क्या होगा? जाहिर सी बात है, मैंने क्या आपको बताया था, आर्किमिडीज साहब क्या कहते हैं, आर्किमिडीज साहब ये कहते हैं
कि जब किसी भी वस्तु को किसी भी द्रव में लाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है, और ये भार में कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के क्या होती है, बराबर होती है। आई रिपीट, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत क्या है कि जब किसी वस्तु को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी होती है, और यह कमी, आप सभी लोगों के लिए क्लैपिंग, और यह कमी याद रख लेना, वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के क्या होती, बराबर। यानी कि यहां पे 10 था और 8 हो गया, कमी कितनी हुई, 2 की। तो जाहिर सी बात है उसने द्रव को कितना विस्थापित किया होगा, उसने कितना द्रव को विस्थापित किया होगा, 2, और 2 को विस्थापित किया होगा, तभी जो है याद रख लेना उसके भार में क्या आ गई है, कमी। मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको समझाया है कि कोई वस्तु पानी में कब तैरता है, कब उसमें आभासी भार में कमी आती है। जैसे कई बार होता है, देखो तैरने का नियम क्या था, मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए आप 60 किलोग्राम के हैं, तो अगर आप 60 केजी के हैं, 60 केजी के हैं, तो जब आप पानी में उतरते हैं तैरने के लिए तो आप क्या करते हैं, तो जैसे ही पानी में आप झमाक से गिरते हैं तो आप 40 किलोग्राम तो वैसे ही पानी हटा देते हैं, 40 किलोग्राम पानी वैसे ही हटा देते हैं। उसके बाद आप अपने इस हाथ से पानी हटाते हैं, तो चलो 5 किलोग्राम इससे हटाया, फिर इससे हटाया, फिर इससे हटाया, अब कितना हो गया, अब हो गया आपका 50 किलोग्राम। वजन है 60, पानी को हटाया आपने 50, डूब जाएंगे। क्योंकि आप तभी तैरेंगे, आप तभी तैरेंगे जब आप या कोई पिंड अपने भार से अधिक जल को विस्थापित करे। इसी वजह से अब आप क्या करेंगे, अपने पैर को भी चलाएंगे। एक पैर से आपने 5 किलोग्राम हटाया, फिर अगले से भी 5 किलोग्राम हटाया, अब हो गया 60-60 बराबर। थोड़ा सा और अधिक आप एफर्ट करेंगे तो आप पानी में क्या होगा, तैरना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर कभी भी आपको पानी में तैरना होगा या किसी भी पिंड को, अगर किसी भी पिंड को पानी में तैरना होगा तो वो अपने भार के बराबर जल को क्या करे, विस्थापित करे, तभी वो पानी में तैर सकता है, नहीं तो और कोई नहीं। और दूसरी बात, अगर किसी भी पिंड का जल में उसके भार में कमी आई है तो निश्चित रूप से वह कमी जो है हटाए गए द्रव की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। स्वर एक ऐसी ध्वनि होती है, बताइए स्वर कैसी ध्वनि होती है। आप कहते हैं ना कि ये नोट है, नोट या नोट लिखा है नोट, तो नोट जो होती है इसमें कई आवृत्तियां होती है, या इसमें केवल 2 आवृत्तियां होती हैं, या इसमें एकल आवृत्ति होती है, या जिसको सुनना सदैव दुखद होता है। तो जब आप नोड की बात करते हैं ना, तो याद रखना इसके फ्रीक्वेंसी में अप्स एंड डाउन लगा रहता है। किसको भाई ब्लॉक करना है, किसको भाई ब्लॉक करना है। अच्छा ठीक है, टेक्निकल टीम से मैं आग्रह करूंगा कि भाई जरा देखें इस कमेंट्स बॉक्स को, और जो भी इस योग्य लग रहा है उसको तुरंत परमानेंट जरा ब्लॉक कर दो, उसको परमानेंट ब्लॉक कर दो। ठीक है, उसको परमानेंट ब्लॉक कर दो, ताकि वो जब तक इस आईडी से कम कभी कमेंट्स तो नहीं कर पाए। अब ध्यान से समझो, जैसे अगर कोई नोट की बात हो रही, स्वर की बात हो रही, आप कहते हैं ना संगीत में कितने स्वर हैं, तो आप कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। यानी कि अ ग्रुप ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड नोड, यानी कि उसे कहा जाता है स्वर। स्वर का मतलब क्या होता है, कई ढेर सारी जो आवृत्तियां होती हैं, कई ढेर सारी आवृत्तियां जो होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्वर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है भाई सोनार का उपयोग हम करते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक या रेडियो वेव या श्रव्य रेडियो वेव। कई बार मैंने पढ़ाया, कई बार मैंने आपको पढ़ाया कि सोनार में 2-3 बातें याद रखना। एक तो इसका पूरा नाम जरूर याद रखना। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन
एंड रिंगिंग इसका पूरा नाम होता है। एंड रिंगिंग इसका पूरा नाम होता है। और इसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे ऐसी ध्वनि तरंगे होती हैं जिनकी कंपन करने की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है, जिसमें कंपन करने की जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक की होती है। और मैंने आपको यहीं पर कहा था कि कंफ्यूजन में आप नहीं आने चाहिए, किसी भी स्थिति में कंफ्यूजन में नहीं आने चाहिए। 2-3 बातों को तो यहीं पे याद रख लो कि अगर आपसे पूछा जाए सीटी स्कैन, सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, तो सीटी स्कैन में किसका उपयोग करते हैं, चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं, चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं, याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सॉरी सीटी स्कैन में नहीं, एमआरआई में, एमआरआई में हमेशा चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं, जबकि सीटी स्कैन में हमेशा और हमेशा एक्सरे का उपयोग करते हैं। जबकि राडार में याद रखना रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव यानी कि रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे ऐसी ध्वनि तरंगे होती हैं जिनकी कंपन करने की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। रेडियो वेव याद रखना, रेडियो वेव के विषय में 2-3 बातें जरूर से जरूर याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये याद रखना कि रेडियो वेव इसकी सर्वाधिक क्या होती है, इसकी सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, वेवलेंथ, तो रेडियो वेव की होती है। और रेडियो वेव का उपयोग संचार क्षेत्र में किया जाता है, चाहे डीटीएच चलाना हो, चाहे इंटरनेट चलाना हो, चाहे मोबाइल चलाना हो, टीवी चलाना हो, टेलीफोन चलाना हो, हर जगहों पे आप रेडियो का ही इस्तेमाल करेंगे, हर जगहों पे आप रेडियो का इस्तेमाल करेंगे। ये बात याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाकी सर्वे तो आप सभी को पता होगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए इसमें क्या वृद्धि करना होगा, बताओ। जैसे मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, अगर मैं तेज बोलना चाहता हूं तो अपने ध्वनि के किस कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव लाऊं, अपने ध्वनि के किस चरित्र में मैं बदलाव लाऊं, उसकी फ्रीक्वेंसी में, या उसके एम्पलीट्यूड में, या फिर उसके वेग में, या फिर उसके तरंग दैर्ध्य में। कमेंट्स करके बताइएगा, कमेंट्स करके बताने का प्रयास करिएगा, कमेंट्स करके बताने का प्रयास करिएगा भाई। आवृत्ति में कि आयाम में कि वेग में कि तरंग दैर्ध्य में। अगर आप किसी भी क्षीण ध्वनि को, कम ध्वनि को, मंद ध्वनि को अगर आप प्रबल ध्वनि में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या प्रबल ध्वनि है उसको मंद करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। वेरी गुड, शाबाश शाबाश मेरे वीर और वीरांगनाएं, शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ लोग साक्षी जी उत्तर दे रही हैं, गलत उत्तर दे रही हो, याद रखना। बाकी सभी लोग अभिनव पीट देंगे तुमको निकाल करके। अभी याद रख लेना, ये जो होता है ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता प्रबलता, ठीक है, या कहीं कहीं पर तीव्रता लिखा रहता है। हालांकि इन दोनों में एक सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन सामान्यतः प्रायः इसको एक ही समझा जाता है। ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर। अगर आयाम अधिक होगा तो ध्वनि ज्यादा प्रबल होगी, ध्वनि ज्यादा तीव्र होगी। और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो याद रख लेना ध्वनि मंद सुनाई पड़ेगी। तो प्रबलता या आवृत्ति, तीव्रता जो होता है वो आयाम और आवृत्ति के हिसाब से क्या होता है तय, आवृत्ति के हिसाब से तय होता है तारत्व। तारत्व का मतलब वस्तु, ध्वनि का वह गुण जिसकी वजह से कोई ध्वनि हमको पतली या मोटी सुनाई पड़ती है। कोई ध्वनि का पतला या मोटा सुनाई पड़ना ये ध्वनि के तारत्व की वजह से होता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि तारत्व अगर अधिक होगा तो ध्वनि कैसी सुनाई पड़ेगी, पतली। और अगर तारत्व अगर कम होगा तो याद रखना ध्वनि मोटी सुनाई पड़ेगी। तो तारत्व ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता याद रख लेना वो आयाम पर डिपेंड करता है। ये 2-3 ही तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था मैंने, एक तारत्व, एक प्रबलता, एक तीव्रता, और एक क्या था, गुणता। गुणता क्या था,
गुणता था समान तारत्व और तीव्रता की दो ध्वनियों के मध्य में अंतर स्पष्ट करना, यह गुणता होता है। अपनी परिचितों की आवाज को बिना देखे, अपने परिचितों की आवाज को बिना देखे हम पहचान लेते हैं ध्वनि के किस गुण की वजह से, तो आप बोलोगे गुणता की वजह से। बिना देखे किसी ध्वनि को पहचान लेना यह गुणता होता है। ध्वनि का पतला या मोटा होना यह तारत्व होता है, और ध्वनि का तेज या मंद होना यह तीव्रता या प्रबलता होता है। और इसी को आप किस में मापते हो? इसी को आप डेसिबल में मापते हो। और WHO क्या कहता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी आते हैं स्टेडियम में तो 120 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, और 120 डेसिबल की ध्वनि में व्यक्ति पागल भी हो सकता है अगर कंटिन्यूअस अगर ऐसी ध्वनि के संपर्क में रहे तो। ये तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य मैंने आपको बताया ये तरंगों की दूरी को मापता है, दूरी को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और तरंगदैर्घ्य श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी और गर्त से गर्त के बीच की दूरी, या संपीड़न से संपीड़न के बीच की दूरी, या विरलन से विरलन के बीच की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? कमेंट्स करिएगा, किस प्रकार की? भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले, यानी कि आपको पता है ना PSL, ठीक है, इन्हीं को प्रघाती तरंग कहते हैं। भूकंप की, भूकंप से कितनी तरंगें निकलती हैं ये भी पढ़ाया है मैंने ये भी पढ़ाने की कोशिश किया है आपको। मैंने ज्योग्राफी के भी टॉपिक पढ़ाए हैं आपको तारा पढ़ाया है, उसको झंझावात पढ़ाया है, बिजली पढ़ाया है, भूकंप पढ़ाया है, अर्थ की संरचना पढ़ाया है। ज्योग्राफी को भी मैंने बेहतर ढंग से आप तक एलोबरेट करने का प्रयास किया है। वहीं पे मैंने पढ़ाया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव होती हैं। तो ये निकलने से पहले याद रखना, भूकंप से अवश्रव्य ध्वनि तरंगे निकलती हैं, और अवश्रव्य ध्वनि तरंगे जो होती हैं ऐसी तरंगे होती हैं जो 20 हर्ट्ज से क्या होती हैं, जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। और मैंने आपको यह भी पढ़ाया, मैंने आपको यह भी बताया, मैंने आपको यह भी समझाया कि हमारे हृदय से उत्पन्न जो ध्वनि है, हृदय से उत्पन्न जो ध्वनि है वह भी कैसी ध्वनि होती है? याद रखना, वह भी एक प्रकार की अवश्रव्य ध्वनि का ही उदाहरण होता है, अवश्रव्य ध्वनि का उदाहरण होता है। याद रख लेना, यह भी मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया था। और आपको अवश्रव्य ध्वनियों को यदि सुनना है तो आपको एक विशेष प्रकार के यंत्रों, आपको विशेष प्रकार के यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हृदय की धड़कन को सुनना है तो आपको स्टेथोस्कोप लेना पड़ेगा। जबकि मैंने बताया है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गैंडा है, हाथी है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अवश्रव्य ध्वनियों को महसूस कर लेते हैं पहले। इसी वजह से इन जानवरों में बौखलाहट होने लगती है। यहां पर एक बात याद रख लेना, एक बात और याद रख लेना कि ये जो भूकंप के समय जो है, भूकंप के समय यह सवाल पूछा गया है कि किस गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। उत्तर आप क्या करोगे? रेडॉन। बाकी सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, के विभिन्न त्वरण होंगे, पर समान परिमाण के बल कार्य करेंगे, के जड़त्वों पर परिवर्तन हो जाएंगे। कमेंट्स करके बताइएगा। शानदार सवाल है ये, एक बेहतरीन सवाल है। आपको बताना होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं। पहली बात तो याद रखना, बात कर रहा है चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से अगर गिर रहा है कोई पिंड, याद रखना फ्रीली अगर वो गिर रहा है, विभिन्न द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है, 40 है, 20 है, 50 है, जो भी है। तो आपको बताना है कि के वेग किसी भी क्षण समान होंगे या उनके विभिन्न त्वरण होंगे, पर निर्वात परिमाण के बल कार्य करेंगे। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको समझाया है, हाँ सर जी, लूसेंट में, हाँ मैंने बताया कुत्ता बिल्ली भी सो सकते हैं, बिल्कुल
सही उत्तर क्या होगा? मैंने आपको बताया है कि अगर दो कंडीशन मैंने बताया है। पहली कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अगर वायु में दो अलग अलग द्रव्यमानों के वस्तुओं को या पिंडों को अगर गिराया जाता है तो वहां पर जो भारी रहेगा वो पहले गिरेगा। वायु में मैंने बता रहा हूं। लेकिन अगर निर्वात में अगर गिराया जाए तो द्रव्यमान पर स्मॉल जी का मान निर्भर नहीं करता है। कोई 1 किलोग्राम रहे, कोई 10 किलोग्राम रहे, कोई 50 किलोग्राम रहे, अलग अलग द्रव्यमानों के पिंड अगर हैं और निर्वात में यदि गिराए जा रहे हैं तो वो याद रखना समान वेग से आएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा कि वेग किसी भी क्षण समान होंगे। यानी कि अगर उनको मुक्त रूप से, क्यों चंद्रमा पे बात हो रही है, चंद्रमा पे क्या है, वायुमंडल है क्या? चंद्रमा पे वायुमंडल है नहीं है, हमारे पृथ्वी पर है। और चंद्रमा पर जब वायुमंडल नहीं है तो जाहिर सी बात निर्वात है, और निर्वात अगर है तो निर्वात पर स्मॉल जी का मान निर्भर नहीं करता। ये बात याद रख लेना। आंसर देखो, ऐसे ही सवाल पूछता है घुमा करके। आपने पढ़ा है गुरुत्वीय त्वरण का मान बताओ। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त तथा ध्रुवों पर समान होगा, या ध्रुवों पर न्यूनतम होगा, या विषुवत पर न्यूनतम होगा, या फिर ध्रुवों और विषुवत वृत्त की ओर बढ़ेगा? कमेंट्स करके बताइएगा। हाँ बिल्कुल प्राची, तुमने सही बताया, निर्वात में समान, वायु में अलग अलग। बहुत बढ़िया। आपको मैंने पढ़ाया है कि पृथ्वी कैसी होती है। पृथ्वी जो होती है हल्का सा क्या होती है, वो दबी रहती है ध्रुवों पर। और मैंने आपको बताया है कि ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर दूरी कम होती है। इसी वजह से ध्रुवों पर याद रख लेना, ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। और भूमध्य रेखा पर मैंने बताया है आपको, भूमध्य रेखा पर कैसा मान होता है, भूमध्य रेखा पे यानी कि विषुवत रेखा पर, विषुवत वृत्त पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। अभी भी कुछ लोग गलत उत्तर दिए जा रहे हैं। विषुवत वृत्त पर क्या होता है, न्यूनतम होगा, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होगा। कितनी कंडीशन मैंने बताई थी? पहला कंडीशन कि ध्रुवों पर अधिकतम होगा, दूसरी कंडीशन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताया कि जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। चौथी कंडीशन मैंने क्या बताया कि जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। और पांचवी कंडीशन मैंने क्या बताया था कि पृथ्वी के सतह से जब ऊपर अथवा नीचे जाएंगे, आई रिपीट, पृथ्वी की सतह से जब ऊपर अथवा नीचे जाएंगे, फिर से पृथ्वी की सतह से ऊपर जब नीचे जाएंगे तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है पॉइंट? थम्स अप करके बताते चले, थम्स अप करके बताते चले, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए और बताइए, समझाइए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल F है ना, दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल F है। यानी कि भाई कहने का मतलब यह है कि ये दो पिंड हैं, एक यम1 है, एक यम2 है, दो पिंड है ना, और उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण F कार्य कर रहा है। यदि इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? याद रखना, पूछा गया है यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए, बीच की दूरी समान ही रहेगी, बीच की दूरी कितनी होती है, r, और इनको आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर द्रव्यमान को हम आधा कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण पर? जवाब दीजिए। आपने गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या निकाला था? F इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G यम1 यम2 अपान में क्या होता है, यम1 यम2 अपान में r स्क्वायर। यही तो आपने लिखाया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करिए इसके अनुसार तो आप क्या बोलोगे, F इज इक्वल टू क्या करोगे, F इज इक्वल टू क्या करोगे, कैपिटल G यम1 को भी आधा करो और यम2 को भी आधा करो, यही तो, बटे में क्या, आर स्क्वायर, बटे में क्या, आर स्क्वायर। क्योंकि दूरी क्या है, दूरी से किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं किया जा रहा है।
अब देखो इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो तो ये क्या होगा, ये दो दो गुणा होके ये नीचे आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपान में क्या आ जाएगा 4r² हो जाएगा, 4r² हो जाएगा, यही तो होगा 4r² हो जाएगा। इसका मतलब ये है आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4, F इज इक्वल टू 1/4 मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 1/4 कैपिटल G m1 m2 अपान में क्या r², यही तो। यानी कि कहने का मतलब है क्या कि अगर बीच की दूरी के समान करते हुए अगर द्रव्यमान के पिंड को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो यहां पर ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, या F/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं अगर कभी न्यूमेरिकल्स दे दिया जाए, जैसे कि बीपीएससी में कभी कभी आदत होती है, तो इस प्रकार से सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, उसकी कुल ऊर्जा क्या हुई बताइए। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है और एक ये बिल्डिंग है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है। अब इस बड़ी सी बिल्डिंग पे कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, कोई व्यक्ति खड़ा हो गया। अब यहां से वो कोई ऊपर से एक पत्थर फेंक रहा, तो जब ये पत्थर फेंक रहा है ऊपर से तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, कुल ऊर्जा की बात हो रहा है। और कुल ऊर्जा का मतलब क्या होता है, दो प्रकार की एनर्जी मैंने पढ़ाया था, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक मैंने पढ़ाया था स्टैटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाकर के यांत्रिक ऊर्जा की बात किया जा रहा है। तो जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रहा है, ये पत्थर क्या है नीचे गिर रहा है, तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, कमेंट्स करके बताइएगा। बढ़ेगी या घटेगी या अचर रहेगी या पहले बढ़ेगी या घटेगी। देखो अभी भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखना, जब गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। समझो इस बात को। जैसे अगर पत्थर को जब फेंका गया तो यहां पर इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या थी, अधिक थी, क्योंकि यह क्या थी, स्थिर थी। मैंने आपको बढ़ाया था। जब यह पिंड यहां पर था तो यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या थी, मैक्सिमम थी। लेकिन अब वो क्या है, वह गति में आई तो इसकी गतिज ऊर्जा और बढ़ रही है, और पृथ्वी करीब आ रही है और बढ़ रही है, और पृथ्वी के करीब आ रही और बढ़ रही है, और पृथ्वी के करीब आ रही और बढ़ रही है। तो जैसे जैसे नीचे आ रही है वैसे वैसे उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन वैसे ही वैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। यह पृथ्वी के ठीक ऊपर इसकी मैक्सिमम होगी गतिज ऊर्जा और इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे की तरफ कोई पिंड फेंकेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। और ये दोनों मिलकर के जो ऊर्जा का कुल मान है वो क्या कर देंगे, नियत कर देंगे, यानी कि कांस्टेंट कर देंगे। याद रखना ये जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। मैंने पढ़ाया है कि तनी हुई डोरी धनुष की स्थितिज ऊर्जा, टैंक में जो पानी है स्थितिज ऊर्जा, बांध में रुका हुआ पानी जो है स्थितिज ऊर्जा, कोई पिंड अगर छत पर है स्थितिज ऊर्जा, कोई भी ऊंचाई पर कोई पिंड रखा है स्थितिज ऊर्जा, छत पर लटका हुआ पंखा स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या था, मैंने बताया था ना, mgh mgh mgh। mdh मसाला याद कर सकते हो, mgh नहीं याद कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट भाई? आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो एक आसान सा सवाल है, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग गलत करते हो। एक आसान सा सवाल है, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग गलत करेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जूल की न्यूटन की मीटर की किलोवाट की किलोवाट घंटा? कमेंट्स करके बताएंगे भैया।
कमेंट्स करके बताइएगा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है सर? ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, बताइए भाई, ये बताइए क्या होता है? बहुत बढ़िया अभिनव, बहुत बढ़िया। ठीक है, किलोवाट हमारा सही उत्तर होगा। किलोवाट याद रख लेना, ये शक्ति का मात्रक होता है। ये किसका मात्रक होता है? ये शक्ति का मात्रक होता है, ऊर्जा का नहीं होता है। ऊर्जा का तो एसआई मात्रक जूल है ही है, न्यूटन मीटर भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, लेकिन किलोवाट नहीं होता है, याद रख लेना। किलोवाट जो होता है शक्ति का मात्रक है। एक आसान सा, बेहद आसान सा, लेकिन बेहद कंफ्यूजिंग सवाल आपने गलत कर दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी पिंड पर कितना कार्य किया गया वो किस पर निर्भर नहीं करता है। सॉरी, किस पर नहीं करता है, किस पर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ये पिंड है, पेन है, अब इस पर मैं कार्य कर रहा हूं, तो ये किस पर नहीं कार्य, किस पर यह निर्भर नहीं करता है। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है बताओ? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल और बल की दिशा में क्या? विस्थापन, है ना? तो यानी कि बल पर तो निर्भर करता है, बल पर तो निर्भर करता है, हाँ, और विस्थापन पे भी निर्भर करता है। अब यहां पे पिंड के आरंभिक वेग पर कि बल के विस्थापन के बीच के कोण पर, सही उत्तर क्या होगा? देखो, ये जो बल गुणे विस्थापन है ना, ये थोड़ी सी अधूरी जानकारी है। W इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, है ना। F का मतलब क्या होता है? बल, और S का मतलब विस्थापन। यहां तक तो फॉर्मूला आपका ऊपर वाला चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा का मतलब होता है ये कोण पर भी निर्भर करता है, कोण पर भी निर्भर करता है। जैसे समझो इस बात को, जैसे कोई पिंड है, ठीक है, जैसे एक बोरिया है, बोरी है। अब बोरी को अगर ऐसे जमीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटाना होगा तो मेरे लिए क्या है? आसान है। लेकिन इसी बोरी को अगर मुझको ऐसे दीवार पे चढ़ाना होगा, एंगल में क्या हो गया? परिवर्तन। एंगल में परिवर्तन हो गया तो लगाए गए बल की मात्रा में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन। एंगल पर परिवर्तन अगर हुआ तो लगाए गए बल पे भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी चीज पर अगर कभी कार्य कर रहे हो तो जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं तो ये कहे हैं कि सही जगह पे वार करना चाहिए। सही जगह पर वार करने का मतलब क्या है? कि आपको एकदम एंगल सेट करना पड़ेगा, कहां पे चोट करनी चाहिए ये पता होनी चाहिए। तो ये जो कार्य है ना, ये तीन चीजों पर निर्भर करता है, तीन चीजों पर निर्भर करता है। याद रख लेना, ये बल पर, ये विस्थापन पर, और साथ ही साथ ये लगाए गए वो जो है बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल होता है, इसके कोण पर भी निर्भर करता है। लेकिन आरंभिक वेग पर नहीं निर्भर करता है, आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एप्रोप्रिएट उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 25 को हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर दिया। कुछ लोगों को जल्दबाजी है, वो जा सकते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन को और मैं कराऊंगा। सॉरी, 25 क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन को मैं और कराऊंगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन को और मैं कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांध में संग्रहित जल कैसा होता है? कोई ऊर्जा नहीं होती, विद्युत ऊर्जा होती, गतिज ऊर्जा होती, स्थितिज ऊर्जा है। बांध, मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी चीज स्थिर है और किसी भी चीज के आकार में परिवर्तन हुआ है, फिर से मैं बोल दूं कि कोई चीज अगर स्थिर है और किसी भी चीज के आकार में परिवर्तन कर दिया गया है, तो उसकी स्थिति में होने वाला जो ऊर्जा होती, स्थिति की वजह से जो ऊर्जा होती, उसी को स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। लेकिन सवाल जब पूछा जाता है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। आप ये तो पढ़ते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति की वजह से जो ऊर्जा उसमें पाई जाती है उसी को हम स्थितिक ऊर्जा कहते हैं,
लेकिन जब सवाल आता है तो आप गलत कर देते हैं। आप मेरे तरीके से पढ़ो ना, आप मेरे तरीके से समझो कि अगर कोई वस्तु स्थिर है और उसके आकार में क्या कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया है। अगर आकार में परिवर्तन कर दिया गया है और वो स्थिर है तो वहां पे क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। जैसे स्प्रिंग को हमने क्या किया, स्प्रिंग को दबा दिया। दबाने से, स्प्रिंग को दबाने से कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। डोरी को खींचने पर कौन सी ऊर्जा होगी, डोरी को खींचने पर कौन सी ऊर्जा होगी, है ना। धनुष की डोरी को खींचने पर कौन सी ऊर्जा होगी, है ना, याद रख लेना, वो भी स्थितिज ऊर्जा होगी। बांध में स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन अगर टोटी से गिरता हुआ पानी गतिज ऊर्जा होगी। धनुष की डोरी से अगर आपने तीर को निकाल दिया तो तीर अगर आगे बढ़ गई तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है पॉइंट। अच्छा ठीक है, जिसको जाना है ना आराम से जाओ, बढ़िया से बाय बाय करते हुए, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं, जा रही हूं, ठीक है, आराम से स्किप करके जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 लोगों को बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है, विदाई थोड़ी ना हो रही है, ठीक है, कि मैं आ गया हूं, मैं जा रहा हूं। ठीक है, जिसको आना है मोस्ट वेलकम, जिसको जाना है वो आराम से जा सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर के द्वारा नहीं फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर के द्वारा नहीं फैलती है। डेंगू, मलेरिया, या फिर मस्तिष्क ज्वर यानी कि इंसेफेलाइटिस, या फिर न्यूमोनिया। इनमें से ऐसा कौन सी बीमारी है जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता। डेंगू तो आपको पता है, कई बार आपने पढ़ा है कि अच्छा, ऊपर के दो जो है ना, इनके मच्छर को जरूर याद रखना, इनके मच्छर के नाम को जरूर याद रखना। मादा एडीज इजिप्टी, इसका नाम क्या है, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर का नाम है। और मलेरिया का याद रख लेना, मादा एनाफिलीज मच्छर, इसका याद रखना, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर याद रख लेना। ठीक है, और मस्तिष्क ज्वर इंसेफेलाइटिस तराई क्षेत्रों में फैलता है, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तराई क्षेत्रों में फैलता है। गोरखपुर वाले हिस्से में ये थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये जो न्यूमोनिया होता है, ये जीवाणु जनित रोग है, ये जीवाणु जनित रोग है, ये जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु की वजह से फैलता है, जिसमें बच्चे का संक्रमण होता है फेफड़े में, श्वसन तंत्र उसका क्या होता है, श्वसन तंत्र बाधित होता है। ठीक है, इसको याद रख लेना। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करिए। गलत कथन का चुनाव करना है। पहला है, उच्च रक्तदाब अधिक वजन व्यायाम के न करने के कारण होता है। आनुवांशिक असामान्यताओं के कारण कैंसर होता है। अम्लीय भोजन खाने से कारण पेप्टिक व्रण यानी कि अल्सर होता है। या एक्ने यानी कि स्टेफाइलोकोकाई के कारण नहीं होता है। इनमें से क्वेश्चन पूछा है, गलत कथन का आपको चयन करना है, गलत कथन का चुनाव करना है। बताइए, गलत कथन का आपको चुनाव करना है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। पेप्टिक अल्सर जो होता है, याद रखना, अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक अल्सर होता है, यह गलत है। पेप्टिक अल्सर का कारण क्या होता है, यह सही उच्च रक्तदाब, अधिक वजन व व्यायाम के न करने के कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा मोटे लोग जो होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आम होती है। आनुवांशिक असामान्यताओं के कारण कैंसर होता है, यह भी सही है, याद रखना, यह भी सही है। अम्लीय भोजन के कारण पेप्टिक, सॉरी, यहां पे सही उत्तर हमारा होगा बी। आनुवांशिक कारणों से कैंसर नहीं होता है, कैंसर के कई ढेर सारे कारण होते हैं, कई ढेर सारे कारण होते हैं।
अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक अल्सर का होना ये सही है। बेसिकली हमारे पेट में जब अम्लीयता बहुत ज्यादा होती है, ध्यान से सुनना, हमारे पेट में क्या होता है, HCl। हमारे पेट में क्या होता है, HCl एक अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। और जब हम में से बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जो अल्कोहल का सेवन करते हैं। अब अल्कोहल का उन्होंने सेवन किया, अम्ल तो है, अब एक अम्ल जो है आप और एक्स्ट्रा ले रहे हैं। शरीर में अम्लीय है माध्यम, अम्लीय माध्यम है और अम्लीय माध्यम आप बना रहे हैं। और अम्लीयता जो होती है, अम्लीयता शरीर के लिए, अधिक अम्लीयता जो होती है हमारे स्किन के लिए, हमारे आमाशय की दीवारों पे नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर के विषय में अगर इसकी थियरी पर अगर हम जाएं थोड़ा सा, और इसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका आमाशय है, HCl का निकलना, HCl जो होता है इसका कार्य क्या होता है, HCl का कार्य होता है कि ये भोजन को सड़ने से बचाता है, और भोजन में यदि कोई कंकड़ पत्थर है तो उसको गलाने का कार्य करता है, और सूक्ष्म जीवों को भी मारने का कार्य करता है HCl। लेकिन बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जो खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं लेकिन पी रहे हैं। अब पी रहे हैं तो HCl भी है और साथ में और अम्ल आ गया। अब ये सभी अम्ल मिल करके ये आमाशय की दीवारों को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। और इसी स्थिति को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, इसी को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, इसी को विज्ञान की भाषा में कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो ऑप्शन नंबर याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि गलत कथन का चुनाव करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। कैंसर क्या होता है, जब कोशिकाओं में अनियंत्रित तरीके से वृद्धि होती है। कोशिकाओं में अनियंत्रित तरीके से वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। और कैंसर में आनुवांशिकता का नहीं, याद रखना, ये प्रदूषण से होता है। साथ ही साथ हमने आपको बताया ऐसे खानपान को हम पसंद कर रहे हैं जिससे हमारी कोशिकाओं में इन्फ्लेमेशन की समस्या हो रही है, वो तेजी के साथ में विभाजित होती जा रही हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप कैंसर एक प्रमुख कारण बनता हुआ चला जा रहा है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है कि आप अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जागरूक हैं, इसके लिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता है क्योंकि, टीकाकरण किया जाता है क्योंकि टीकाकरण पोलियो फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, पोलियो फैलाने वाले जीवों का प्रवेश रोक देता है, यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है। उपरोक्त सभी, आप बताइए यहां पे टीकाकरण क्यों किया जाता है, क्यों टीकाकरण किया गया है। इसको आप इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि आपने कोविशील्ड लगवाया। अब कोविशील्ड आपने क्यों लगवाया, कोविशील्ड ने क्या किया, उसने आप कोविशील्ड के संदर्भ पर हो, कोरोना फैलाने वाला सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देगा, कोरोना फैलाने वाले जीवों को प्रवेश को रोक देगा, या कोरोना फैलाने वाले वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देगा। सही उत्तर क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। पीटेंगे सभी लोग, डी उत्तर कर रहे हैं। सही उत्तर हमारा क्या होगा, सी। जीवाणु को मारता थोड़ी नहीं, विषाणु को मारता थोड़ी नहीं टीका। वैक्सीनेशन का काम क्या होता है, ढाल बन जाएगा इम्यून सिस्टम। अब वो बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करेगा तो वो उसके खिलाफ हमारे शरीर में क्या बनी हुई है, एंटीबॉडी बनी है, उसके खिलाफ क्या बनी हुई है, एंटीबॉडी बनी हुई है। तो याद रखना इस बात को, इस चीज को समझना। तो इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट करने में टीका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां तक पोलियो की बात है तो पोलियो के टीके का आविष्कार जॉन सॉल्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस बात को याद रखना, जॉन सॉल्क नामक वैज्ञानिक ने टीके का आविष्कार किया था, जबकि अल्बर्ट सेबिन ने याद रखना मुखीय टीके का आविष्कार किया था, है ना, मुखीय टीके का आविष्कार किया था। मुखीय टीका यानी कि ओरल वैक्सीन, मुखीय टीका यानी कि याद रखना ओरल वैक्सीन की बात किया था, है ना, ओरल वैक्सीन की बात किया था, ओरल वैक्सीन की बात किया था, ठीक है। और याद रखना पोलियो जो होता है वो पोलियो मेलाइटिस एक वायरस होता है, इसकी वजह से होता है, याद रखना, ठीक है। यानी कि यह एक प्रकार का वायरस जनित रोग है और जल प्रदूषण की वजह से फैलता है, जल जनित रोग है एक प्रकार का, ये याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होता है, मैंने आपको बताया था
स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होता है जिससे कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर, भावनाओं में हम सभी सरकारी ऑप्शन देते हैं। अच्छा ठीक है। विषाणुओं से हेपेटाइटिस रोग होता है। यह रोग निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा संचरित होता है। हेपेटाइटिस ये वायु के द्वारा या जल के द्वारा या भोजन के द्वारा या व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस समझते हैं? हेपेटाइटिस समझते हैं, जिसको आप सामान्य भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी पीलिया भी आप कह देते हैं। तो आपको यह बताना है कि यह एक प्रकार का कैसा रोग है और किसके माध्यम से फैलता है। ऑप्शन करेंगे यहां पे वायु, जल, भोजन या व्यक्तिगत संपर्क की वजह से। व्यक्तिगत संपर्क से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं यह आपकी जानकारी है। ये जो जल होता है, जल के दूषित होने की वजह से हेपेटाइटिस रोग होता है। और हेपेटाइटिस को हेपा इसी वजह से कहते हैं, कहीं भी अगर हीपा लग गया तो इसका संबंध होता है लीवर से, यानी कि लीवर का क्या होता है इस रोग में, लीवर का क्या होता है, लीवर का संक्रमण होता है। यकृत में संक्रमण होने की वजह से याद रखना ये रोग होता है। यकृत में संक्रमण होने की वजह से ये रोग होता है, याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। अभी पहला जो क्वेश्चन था वहीं से मैंने इसको स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि ये जो रेटिना है, रेटिना वह स्थान होता है जहां पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और उल्टे प्रतिबिंब याद रखना वे कैसे होते हैं, उल्टे प्रतिबिंब जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं, यह भी बात आप याद रखेंगे। लेंस में याद रखना, आंखों में हमारे पाया जाने वाला लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कॉर्निया के विषय में याद रखना, नेत्र दान करते समय यही जो है कॉर्निया नेत्र दान में दान किया जाता है। आइरिस वह हिस्सा होता है जो हमारे आंखों के रंग का निर्धारण करता है, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि याद रख लेना, आई स्कैन करते समय इसी हिस्से को स्कैन किया जाता है। हम किसी प्रदीप्त वस्तु को देख सकते हैं, प्रदीप्त वस्तु नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, किसी प्रदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब यहां पे यू कैन सी ल्यूमिन, यहां पे अप्रदीप्त लिखना है, सॉरी यहां पे अप्रदीप्त लिखा हुआ है, अप्रदीप्त। ठीक है, यहां पे अप्रदीप्त है, याद रखना। यहां पे या प्रदीप्त ही लिखेंगे, प्रदीप्त ही लिखेंगे, लेकिन यहां पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यहां पर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी कि कोई वस्तु हम कब देख पाते हैं, हम कोई वस्तु प्रदीप्त वस्तु कब देख पाते हैं। प्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है ना कि कोई जिसके पास में प्रकाश हो या कोई अप्रदीप्त ही वस्तु हो, दोनों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के हमारी आंखों पे आता है, बिल्कुल आप सभी लोग उत्तर सही कर रहे हैं, जब परावर्तित होकर के वो हमारी आंखों पर आता है तब हमारी आंखों की रेटिना के द्वारा प्रतिबिंब तैयार किया जाता है और इसी प्रतिबिंब के माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। अब हुआ है ना ये ज्योग्राफी का सवाल, और ये पढ़ाया है मैंने, ऋतु, मौसम, ठीक है, क्या होता है मौसम, ऋतु क्या होता है, ये पूरी कहानी मैंने पढ़ा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ज्योग्राफी की क्लास आपकी प्रारंभ होने वाली है। ठीक है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, हफ्ते में 3 दिन जो है ये क्लास होगी। ठीक है, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी प्रारंभ हो जाएगी। एकदम निश्चिंत बने रहिएगा। बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे ना ज्योग्राफी की क्लास के लिए, तो अब पूरी तरीके से सर तैयार हो चुके हैं और 3 दिन जो है हफ्ते में आपकी क्लास प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बताइए, ऋतु जो होता है परिवर्तन कब होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की वजह से, या फिर पृथ्वी और घूर्णन के अक्ष की कक्षा के तल के समांतर है। याद रखना, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष क्या होता है, टिल्ट है, झुका हुआ है।
पृथ्वी का जो घूर्णन कक्ष है, घूर्णन कक्ष का मतलब है जो अपनी धुरी पर घूमता है, और जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है उस पे वो टिल्ट है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुके होने की वजह से याद रख लेना, यहां पर ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि वायु भिन्न गैसों का मिश्रण है, इनमें से एक गैस वायु का 21% का भाग का निर्माण करती है, मानव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यह गैस कौन सी है? कमेंट्स करके बताइए, यह गैस कौन सी है? ये गैस कौन सी है? अरे जया चौहान जी, मुद्दा ये नहीं है कौन सा पढ़ाएंगे, मुद्दा ये है बस आप अच्छे से पढ़ो। संस्थान आपको हमेशा बेटर देने का प्रयास करती है, आप आराम से पढ़ो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जिस तरीके से आप साइंस पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे, उसी तरीके से भी आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, हाँ, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, ये तो बहुत आसान सा सवाल है यार, इसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए, इसमें से गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। 21% क्या होता है? 21% ऑक्सीजन होता है, लगभग 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 0.03% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और 0.9% क्या होता है? आर्गन होता है। आर्गन होता है, याद रख लेना क्या होता है, आर्गन होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल चलें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का स्रोत नहीं है? मोटर वाहनों का निर्वातक, लकड़ी का जलना, पवन चक्की, विद्युत संयंत्र। आपको मैंने पढ़ाया है, दो प्रकार के ऊर्जा के स्रोत होते हैं। एक होता है ऊर्जा का स्रोत जो समय के साथ में समाप्त हो जाएगा, और एक ऐसा सोर्स होता है जो समय के साथ में समाप्त नहीं होगा। एक को हम कहते हैं परंपरागत, एक को हम कहते हैं गैर परंपरागत। तो याद रख लेना, जो ऊर्जा के नवीकरणीय सोर्स होते हैं, यानी कि जो गैर परंपरागत सोर्स होते हैं, उनमें वायु प्रदूषण की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। और यहां पर दिए गए ऑप्शन में, ठीक है, यहां पे हाँ, तो सही उत्तर क्या होगा, याद रखना, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा पवन चक्की वायु प्रदूषक का सोर्स नहीं है। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, बुझो वायु प्रदूषक कम करने का योगदान करना चाहता है। ये याद रखना, ये कक्षा 6 का सवाल है। बुझो और पहेली की कहानी आपको पता होगी। अब बुझो ये चाहता है कि वो वायु प्रदूषण कम करे, उसे अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करना चाहिए? वो कार ले जाए, या स्कूल बस से जाए, या ऑटो रिक्शा से जाए, या स्कूटर से जाए? तो जाहिर सी बात है, अगर स्कूल बस से जाएगा तो एक साथ में कई ढेर सारे बच्चे जाएंगे, प्रदूषण का स्तर भी कम रहेगा। अपना अपना इंडिविजुअल लेकर के जाने से वायु प्रदूषण कम होगा। ये कॉमन सेंस का एक सवाल था, तो मैंने सोचा आपके लिए ले लूं। ठीक है, हो सकता है इसका भी बहुत ढेर सारे लोग उत्तर गलत दे, जैसे कुछ लोग दे रहे हैं उत्तर। पार्थ जैसे ऑटो रिक्शा बोल रहा है, पूजा भी ऑटो रिक्शा बोल रही है, लक्ष्मी भी सी बोल रही है ना? महिमा सही उत्तर दिया, स्टार। हाँ, तो याद रखना, ऐसे कॉमन सेंस के सवाल भी सवाल पूछे जाते हैं। अब यहां पे ये गलती नहीं होनी चाहिए। स्कूल बस जो होता है स्कूल के लिए ही बना रहता है, तो अगर आपको प्रदूषण कम करना है तो आप उसी में पार्टिसिपेट करिए। हालांकि ये भी प्रदूषण फैलाता है। अब आप आकार देख करके नहीं बात कर रहे हो, नहीं ऑटो रिक्शा छोटा है तो प्रदूषण कम फैलाएगा, इस हिसाब से तो स्कूटर देना चाहिए आपको ऑप्शन में। सही उत्तर क्या होगा? स्कूल बस। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए नहीं है? जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? अगर आपको वाटर को कंजर्व करना है, अगर वाटर को आपको बचाना है, तो याद रख लीजिएगा, कम उपयोग करिए पानी का, उसको पुनः उपयोग में लाइए। गंदे पानी को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है? ओजोन मिला करके, पोटेशियम परमैंगनेट मिला करके, फिटकरी को मिला करके, पानी को उबाल करके, और KMnO4 लाल दवा मिलाकर, कई ढेर सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। और भी तरीके जो सरकार के द्वारा होते हैं उनके द्वारा भी, पुनः चाक्रण यानी कि रिसाइकलिंग, ये तो सबसे बेटर, सबसे मच बेटर जो है तरीका है। लेकिन प्रतिस्थापन ये कोई तरीका नहीं है जो जल को संरक्षित किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा।
आगरा का ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला प्रदूषण का कौन सा प्रकार है? आगरा के ताजमहल को वो प्रदूषित होता जा रहा है। अब शाहजहां ने इतना प्यार से प्यार की निशानी बनाया और वो भी लोगों को रास नहीं आ रहा है। मथुरा में तेल रिफाइनरी के माध्यम से कई ढेर सारे प्रदूषण हो रहे हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है? प्रमुख कारण होता है वायु प्रदूषण। क्योंकि वायु प्रदूषण में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड अधिक मात्रा में मिलकर के एसिड रेन करते हैं। एसिड रेन करते हैं। एसिड रेन का मतलब क्या होता है? अम्लीय वर्षा। और जब अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा के माध्यम से जो होता है, इसकी दीवारों का रंग बेरंग होता जा रहा है। तो वायु प्रदूषण इसका सबसे प्रमुख कारण होगा। वायु प्रदूषण इसका सबसे प्रमुख कारण होगा। इसी वजह से आगरा के आसपास या ताजमहल के आसपास जो है, हम ऐसे वाहनों को संचालित करने की अनुमति दिए हैं जिसमें सीएनजी पाया जाता है, यानी कि डीजल या पेट्रोल से चलित जो वाहन है उनको बैन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। वो चलते होंगे, वो अलग मुद्दा है। अगला सवाल है हमारा, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन होते हैं? फ्लोएम में पाया जाने वाला निर्जीव पदार्थ कौन सा होता है? कंपेनियन सेल या फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम पैरेन्काइमा या सीव सेल? आपको बताना है कौन सा इसमें निर्जीव पदार्थ होता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और याद रख लेना, जाइलम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और उन 4 कोशिकाओं में जो फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम फाइबर, और वहां पे जाइलम फाइबर, याद रख लेना, ये एक प्रकार के निर्जीव पदार्थ होते हैं। एक प्रकार के निर्जीव पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और फ्लोएम का मतलब आपको पता ही होगा, फूड के ट्रांसपोर्टेशन से होता है। जाइलम का मतलब है जल और खनिज तत्व। अगला सवाल और आज के सेशन का लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है? यानी कि जब वो अपने परिपक्वन की स्थिति में आती है, जब वो अपने मेच्योरनेस की स्थिति में आती है, तो किसमें केंद्रक जो होता है उसमें से हटता नहीं है? आरबीसी में या फिर वेसल्स में। यहां पे वेसल्स का मतलब होता है जाइलम की बात हो रही है, जाइलम की। और यहां पे सीव ट्यूब सेल। इनमें से आपसे पूछा गया किसमें केंद्रक का लोप नहीं होता है? कमेंट्स करके बताइएगा। याद रखना, आरबीसी में, वेसल्स में और साथ ही साथ सीव सेल में, इन सब में याद रख लेना केंद्रक क्या होता है? केंद्रक लोप हो जाता है। लेकिन ये कंपेनियन सेल जो होता है इसमें केंद्रक लोप नहीं होता है। केंद्रक लोप नहीं होता है, याद रख लेना। आपने आरबीसी के संदर्भ में पढ़ा है, लेकिन आप प्लांट में भी पढ़ लीजिए कि वेसल्स में और साथ ही साथ सीव ट्यूब सेल्स में केंद्रक का क्या होता है? लोप हो जाता है। हाँ, अब आप लोगों के जितने भी सवाल हैं वो सवाल पूछ लीजिए। सर जी, हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है और ऑक्सीजन जलाने में सहायक होता है? कमेंट्स करके बताओ भाई जल्दी। अब जिसके भी सवाल हो, अभिनव पहले सवाल पूछो तुम। जिसके भी सवाल हो अब पूछ सकता है। भाई दोनों के अलग अलग गुण होते हैं। अब उसमें यह कह रहा है कि कैसे हाइड्रोजन जो होता है वो जलने में क्या, हाइड्रोजन क्या होता है? ज्वलनशील होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है? जलाने में सहायक होता है। जब ये दोनों मिलते हैं H2O बनता है, यानी कि जब पानी बनता है तो आपसे पूछा जाता है कि वो पानी बन जाता है और पानी जो है आग को बुझा देता है। आग को बुझाने का कारण क्यों बनता है? क्योंकि आग को बुझाने का कारण यह बनता है कि ये वायु के प्रति जो है प्रतिरोधक का कार्य बनता है। और वायु के प्रति प्रतिरोधकता का कार्य करने की वजह से जब वायु हट जाती है, यानी कि ऑक्सीजन हट जाता है, तो ऑक्सीजन जब हटने की वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन अपने आप डाउन हो जाता है, यानी कि जल नहीं पाएगा कोई भी चीज। तो जल जो होता है, यानी कि जो पानी होता है, पानी, इसमें पानी में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के जो है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम कर देते हैं। यानी कि वायु से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से जब वायु अलग हो, हाइड्रोजन से जब ऑक्सीजन अलग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज से अगर ऑक्सीजन अलग हो जाएगा तो ऑक्सीजन का अलग होने से कोई भी चीज बुझ जाएगी। आग तभी तक लगी रहती है, याद रख लेना,
आग तभी तक लगी रहती है जब उसके संयोग में ऑक्सीजन रहता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज जो है वो बुझ जाएगी, चाहे वो आग लकड़ी का हो, कागज का हो, कपड़े का हो, किसी भी प्रकार का हो। तो जल का काम यही होता है, जल का काम यही होता है कि ये ऑक्सीजन को क्या करती है, ऑक्सीजन को वहां पे धीरे धीरे अब्सेंस कर देती है, परिणाम स्वरूप जो होती है वो आग बुझ जाती है। सर नर किन्नर नपुंसक तथा मादा किन्नर स्टेराइल होती हैं, तो इनकी वंशावली कैसे आगे बढ़ती है जब ये आनुवांशिक डिजीज है। आनुवांशिक रोग का मतलब क्या होता है, आनुवांशिक रोग का ये मतलब फिर से वही समझिए, ऐसा नहीं है कि अगर ए है तो ए का लड़का बी है, बी का लड़का सी है, सी का लड़का डी है, तो अगर ए में कोई रोग हुआ है तो बी में वो पक्का है, वो दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। इसके जीन इसमें ट्रांसफर होंगे, ये क्लियर है। तो जो आनुवांशिक रोग होता है, आनुवांशिक रोग, ये बड़ा बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से समझिएंगे। आनुवांशिक सवाल जैसे बी मान लीजिए ये नर किन्नर है या मादा किन्नर है, तो इसमें जो जीन आए हैं वो ऊपर से कहीं से आए हैं, इसकी पीढ़ी में ऊपर से किसी पीढ़ी से आए हैं, इसी वजह से इसको हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। इस वजह से नहीं कहते हैं कि वो अपने आगे की पीढ़ी को चलाएगा या नहीं चलाएगा, इस वजह से आनुवांशिक रोग नहीं कहा जाता है। आनुवांशिक रोग के कहने के पीछे का कारण यह है कि आनुवांशिक रोग वह रोग होता है जो जीन में परिवर्तन या गुणसूत्रों की संख्या में फेरबदल की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। सर जी न्यूमेरिकल का कुछ क्लास 9th के बाद लीजिए, ठीक है। और कोई सवाल है? सर फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, फोकल लेंथ के विषय में कुशवाहा जी आगे बात मैं करूंगा प्रकाश के चैप्टर में, परेशान मत होइए, प्रकाश के विषय में मैं बात करूंगा, ठीक है। हाँ, तो आशा करूंगा चीजें समझ में आपको आई होंगी, आशा करूंगा चीजें आपको समझ में खूब बेहतर लगी होंगी। अब देखो 2 चैप्टर और बचा है, 2 चैप्टर और बचा है।